नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में हरिद्वार कॉरिडोर, ऋषिकेश मास्टर प्लान और शारदा कॉरिडोर के संबंध में बैठक ली। बैठक के दौरान उत्तराखंड निवेश व अवसंरचना विकास बोर्ड यानी UIIDV ने इन विषयों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि हरिद्वार कॉरिडोर के अंतर्गत सभी प्रोजेक्ट की प्राथमिकता निर्धारित की जाए। उन्होंने कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स को शीघ्र धरातल पर उतारने की आवश्यकता है, उनको प्राथमिकता पर लेते हुए उन पर कार्य शुरू हो। मुख्य सचिव ने कहा कि हरिद्वार और उसका धार्मिक महत्व भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रह रहे लोगों की आस्था से जुड़ा है। हरिद्वार कॉरिडोर के विकास कार्यों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आस्था से जुड़े क्षेत्रों व उनके मूल्य स्वरूप में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो। उन्होंने योजनाओं से जुड़े हितधारकों से लगातार संवाद किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार कॉरिडोर के अंतर्गत सभी प्रोजेक्ट्स पर बजट, कार्यदायी संस्था, उसका रखरखाव सहित समग्र प्लान शीघ्र प्रस्तुत हो। UIIDV को प्रत्येक प्रोजेक्ट्स की प्रकृति को देखते हुए उनसे संबंधित विभागों को योजना में शामिल किए जाने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने हरिद्वार कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स पर चर्चा के दौरान ब्रह्मकुंड और महिला घाट के क्षेत्रों को बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सती कुंड के पुनर्विकास कार्य में सती कुंड के ऐतिहासिक महत्व और उसकी थीम को बनाए रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के दौरान इस बात का विशेष ध्यान हो कि नदी दर्शन में अवरोध न उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों में DPR तैयार है उन पर आगे की कार्रवाई जल्द शुरू की जाए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक भी ली। बैठक के दौरान सचिव ITDA ने प्रदेश भर में संचालित प्रोजेक्ट्स व कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी ली। मुख्य सचिव ने ITDA को मजबूत किए जाने के निर्देश दिए। सिस्टम अपग्रेड करते समय अगले 5 से 7 सालों की आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि हाइब्रिड मॉडल अपनाने के साथ ही लगातार अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाएं। ITDA को मजबूत करने के साथ ही विभागों द्वारा अपनी वेबसाइट्स व एप्लीकेशंस को विकसित करने का कार्य ITDA के माध्यम से कराए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विभागों को क्लाउड सेवा भी ITDA के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। मुख्य सचिव ने अपने जिन विभागों में दैनिक कार्यों के लिए अत्यधिक डेटा संग्रहण करना होता है, उनके द्वारा अपनी अपेक्षित स्टोरेज की आवश्यकता के संबंध में ITDA की से अवगत भी कराया है। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर मनोज वर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश से मुलाकात करते हुए चिकित्सा समुदाय से जुड़ी विभिन्न लंबित मांगों पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के विशेषज्ञ डॉक्टर्स से संबंधित प्रमुख समस्याओं को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया। इस दौरान संघ ने विशेष रूप से उन विशेषज्ञ डॉक्टर्स के हित में बात रखी जो साल 2016-17 में पोस्ट ग्रेजुएट हुए। इन्हें अनुमान्य किए गए असाधारण अवैतनिक अवकाश यानी EOL को अवैतनिक अध्ययन प्रकाश में परिवर्तित करते हुए किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। ये परिवर्तन न केवल सेवा पुस्तिका में स्पष्टता लाएगा बल्कि चिकित्सकों की वरिष्ठता और भविष्य की पदोन्नति पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी सेंधमारी की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते बेनकाब कर दिया। पंजाब के बठिंडा आर्मी कैंट से एक पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी हुई। चौंकाने वाली बात यह कि बठिंडा आर्मी कैंट से गिरफ्तार हुआ जासूस रकबीर लक्सर कोतवाली क्षेत्र की डौसनी गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि रकीब पिछले 5 वर्षों से बठिंडा में सेना के कैंट एरिया में दर्जी का काम कर रहा था। इस दौरान वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़ा और आर्मी की संवेदनशील जानकारी बाहर भेजने लगा। हरिद्वार SSP प्रमेद सिंह डोभाल ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रकीब के परिवार के अन्य सदस्य भी विभिन्न शहरों में सिलाई का काम करते हैं। पुलिस ने लक्सर स्थित घर पर दबिश दी और रकीब के रिश्तेदारों से पूछताछ की। SSP ने कहा कि जांच एजेंसियों को यदि रकीब के संबंध में कुछ और संदिग्ध सुराग मिलते हैं तो हरिद्वार पुलिस उन्हें पूरा सहयोग देगी। बठिंडा सैन छावनी में राकिब पुत्र इकबाल जो पिछले 3 वर्ष से बठिंडा में रह रहा था, मूलतः वह लक्सर के डौसनी क्षेत्र का रहने वाला है।
इसके रोबोट्स के बारे में चेक किया गया, अन्य जानकारी की गई, तो ये बात संज्ञान कि इसके जो अन्य 4 भाई हैं, वो भी अलग-अलग जगह पे टेलरिंग का काम करते हैं और इसके जो रिश्तेदार हैं, उनके बारे में भी जानकारियाँ इकट्ठा की जा रही हैं और अगर कोई सूचना या इस तरीके की कोई भी साझा करने की बात आएगी, तो हरिद्वार पुलिस इसमें अभी कार्य कर रही है और जो भी एजेंसी इसमें लगी हैं या इसमें जो भी आगे जो कार्रवाई करेंगी या शक पूछताछ की जाएंगी, उसमें हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से सहयोग करेगी। उत्तराखंड के मदरसों को हाईटेक बनाने और गुणवत्ता परक शिक्षा मुहैया कराने के लिए मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड अब आमने सामने आ गए हैं। हालांकि दोनों का कहना है कि बेहतर शिक्षा के लिए वो अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में 415 मदरसे संचालित हैं, जिनमें से 117 मदरसे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अधीन हैं। अब वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित 117 मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड के का पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। इन पाठ्यक्रमों में भगवान राम, कृष्ण, गुरु नानक देव और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी शेड्यूल में शामिल हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि मदरसा बोर्ड अपने अधीन सभी मदरसों में क्या पढ़ाई कराता है, इस कंट्रोवर्सी में हमें नहीं पढ़ना, लेकिन हम अपने 117 मॉडर्न मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड के सिलेबस को शामिल कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अब मदरसों में ना तैनातियां होंगी, ना फुकानियां, ना पंजुम, ना मुंशी, ना मौलवी, ना मौलिम। हमें हमारे बच्चों को वही पढ़ाना है जो उत्तराखंड बोर्ड में है। वहीं मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि हमारे मदरसों में 2023 से NCERT की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। हमारे बच्चे भी वही पढ़ाई कर रहे हैं जो अन्य स्कूलों के बच्चे पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड से रजिस्टर्ड होगा, सीधा सीधा ठप्पा। बिल्कुल सही है, दो सिलेबस एक मदरसे में नहीं चल सकते। अब अगर मदरसा बोर्ड पढ़ाएंगे तो उत्तराखंड बोर्ड नहीं पढ़ा पाएंगे, और इसलिए हमने बिल्कुल तय किया है कि हम उत्तराखंड का बोर्ड पढ़ाएंगे, उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ाएंगे। उत्तराखंड का आम बच्चा, जो मेरे उत्तराखंड का बच्चा पढ़ रहा है, वही मदरसे का बच्चा भी वही एजुकेशन हासिल करेगा और उसी एजुकेशन में वो श्री राम को भी पढ़ेगा उस मॉडर्न मदरसे में, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उत्तराखंड का, उसमें श्री राम भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, गुरु नानक देव भी हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी हैं। हम नहीं पढ़ाएंगे ना तैतानिया, फोकानिया, पंजुम, मुंशी, मौलवी, मुअल्लिम, ये नहीं चाहिए भाई। हमें 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 हमारे ज्ञान पे रहने दो, नहीं चाहिए हमें ये ज्ञान। हम मदरसा बोर्ड से भी, उनकी लाइन अलग है, हम कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए मैं उनकी लाइन पे नहीं जाऊंगा। वो उनकी एजुकेशन है, वो दें अपने मदरसों में, लेकिन हमारा मानना है कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर 117 मदरसे आते हैं, सबको प्योरली उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और मैंडेटरी कोई बाहर का बच्चा हमारे मॉडर्न मदरसों में नहीं पढ़ेगा। उत्तराखंड के जो बच्चे होंगे केवल उन्हीं के लिए हमारे पास एडमिशन है। हम बाहरी बच्चों के लिए हमारे मॉडर्न मदरसों में कोई जगह नहीं है, अभी फिलहाल के लिए तो कम से कम नहीं है। आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम बाहरी बच्चों को किसी कीमत पर भी अपने मदरसों में एडमिशन नहीं देंगे। देखिए, मदरसा बोर्ड एजुकेशन के लिए काम करता है और मदरसा बोर्ड के अंतर्गत जो मदरसे आते हैं वो मदरसे हैं जो नियमित तौर से रजिस्टर्ड हैं, और वो जो एजुकेशन हम उन्हें देते हैं तो उन्हें मॉडर्न एजुकेशन यानी NCERT का सिलेबस उन सारे मदरसों में हमने 2023 से लागू किया है। और 2024 में उन बच्चों ने जो रिज़ल्ट उनका आया वो लगभग 96% से ज़ायद है, और बच्चों में एक उत्साह है, उमंग है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में हमने उन बच्चों के लिए एक मार्ग प्रस्तुत किया है कि जिससे वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। और ये सच्चाई है कि मदरसों में जो एजुकेशन अब तक सिर्फ धार्मिक एजुकेशन दी जाती थी, और मदरसों से रिलेटेड लोगों को कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर उन्हें वोट बैंक बनाए रखने के लिए मेन स्ट्रीम की जो गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन थी उससे दूर रखा और सिर्फ धार्मिक एजुकेशन उन्हें दी जाती थी। 2023 में हमने NCERT को प्रैक्टिकली तौर से लागू किया और बच्चे उसमें प्रगति कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ये चाहते हैं कि उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी मेन स्ट्रीम की एजुकेशन से जुड़ कर के उनका भी विकास हो, वो इंजीनियर बन सकें, डॉक्टर बन सकें और अपने देश प्रदेश का नाम वो भी रोशन करें और अच्छी एजुकेशन हासिल करके
वो एक स्वयं रोजगार के लिए तैयार हो जाएं। और जैसे कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर या अन्य रीजनल पार्टियों ने जो उन्हें सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाया। इधर कौशल विकास व सेवा योजना विभाग उत्तराखंड तथा मेधा संस्था द्वारा एक दिवसीय रोजगार की राहें इंडस्ट्री एकेडमिक साझेदारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक दिवसीय सम्मेलन का कौशल विकास व सेवा योजना दुग्ध पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड सहकारी ITI का परिवर्तन नामक शीर्षक पुस्तक का विमोचन हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ITI और उद्योगों के बीच सहयोग को मजबूत करना, कौशल अंतर को कम करना और उत्तराखंड के युवाओं के लिए सार्थक करियर के रास्ते तैयार करना है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक संस्थाएं अपने ट्रेड व रोजगार मांग दें ताकि अपने ITI के युवाओं को उनकी ट्रेड व मांग के अनुसार ट्रेनिंग देकर तैयार किया जा सके। अपना ब्रांड है। उत्तराखंड में जो 60,000 के आसपास फैमिलीज हमसे जुड़ी हुई हैं। पर्वतीय समाज के लोग, हमारे पर्वतीय ज़िले के लोग, हमारे तराई के लोग सब बहुत मेहनत करके जो है ये जो उत्पादन का काम करते हैं। और अगर इंडस्ट्रीज़ हमको सपोर्ट करना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि उन लोगों की आजीविका में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। उनके रेट्स बेटर हो सकते हैं, उनके टाइम में पेमेंट हो सकते हैं, प्रोडक्शन दूध का बढ़ सकता है। तो मैंने निवेदन किया है, मैं हर जगह जिस जगह भी जाता हूँ मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपने आंचल दूध की जो अपना ब्रांड है आंचल उत्तराखंड, उसको वो आगे रिशेप कर सकूँ, प्रोपोगेट कर सकूँ उसके बारे में, और जनता को जितना ज़्यादा उससे जोड़ सकूँ। और उसी का नतीजा है कि आज हम हाईएस्ट एवर प्रोक्योरमेंट में पहुँचे हैं। उत्तराखंड में 2,85,000 लीटर हमने प्रोक्योर किया है और हमने लगभग जो हमारी सेल है वो भी 30% बढ़ी है। विभाग के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मंत्री के रूप में मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि आंचल को जहाँ जहाँ मौका मिल सके। इधर जल जीवन मिशन के तहत अब प्रदेश के जल स्रोतों की गुणवत्ता परखी जाएगी। इसके पीछे का मकसद प्रदेश के लोगों को साफ पानी मुहैया कराना है। ये जानकारी जल जीवन मिशन के निदेशक विशाल मिश्रा ने साझा की। उन्होंने कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि मानसून के पहले और मानसून के बाद वाटर टेस्टिंग की जाए ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत अधूरी योजनाओं को दिसंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश मुख्य सचिव द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा अभी तक 15,000 किलोमीटर की ड्राइंग PM गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जबकि 70,000 किलोमीटर ड्राइंग अपलोड करने का टारगेट विभाग को दिया गया है। आज जल जीवन मिशन के संदर्भ में एपेक्स जो शीर्ष हमारी कमेटी है माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, उसमें जल जीवन मिशन का रिव्यू आज किया गया है और इसमें निर्देशित किया गया है कि दिसंबर 26 तक हम लोगों को अपनी जो भी अधूरी योजनाएं हैं उनको पूर्ण कर लेना है। सभी योजनाओं का जो ड्राइंग है उसको PM गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड करना है। मैं बताना चाहूँगा कि अभी 15,000 किलोमीटर का हमारा अपलोड हो गया है और हमें लगभग 70,000 के आसपास अभी टारगेट हमको मिला है करने का। तो PM गति शक्ति के बारे में भी रिव्यू किया गया है और ये प्रयास है कि सभी जगह जो वाटर क्वालिटी है उसकी भी टेस्टिंग की जाए, प्री मानसून और पोस्ट मानसून। उसके बारे में भी निर्देश जारी किए गए हैं कि समय से वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग कराई जाए और लोगों को बताया जाए कि पानी की गुणवत्ता कैसी है और यदि कहीं किसी भी पानी के स्रोत में या किसी वाटर क्वालिटी का कोई इशू आता है तो जल निगम जल संस्थान उसको एड्रेस करेंगे विदिन 24 आवर्स ताकि लोगों को। इधर प्रसिद्ध कैची धाम में लगने वाले ट्रैफिक जाम को समाप्त करने के लिए PWD विभाग ने कैची धाम में बाईपास रोड बनाने पर कार्य शुरू कर दिया है, जिसमें 2 अलग अलग बाईपास बना रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि एक बाईपास रोड जो बनने वाली है इसकी DPR पर कार्य हो रहा है, जिसमें 300 मीटर की एक टनल भी बनेगी। साथ ही सैनिटेरियम भवाली से रति घाट तक बनने वाले बाईपास को लेकर भी भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया होगी, जिस पर जल्द ही कार्रवाई होगी। PWD सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि जल्द ही कैची धाम में लगने वाले जाम को समाप्त कर लिया जाएगा। कैची बाईपास दो अलग अलग सड़क के ऊपर बन रहा है, प्रपोज किया गया है। तो एक तो जो एग्जिस्टिंग NH है जो मंदिर के सामने से जाता है उसका एक बाईपास है, वो तकरीबन 2 किलोमीटर का बाईपास है। उसमें DPR बनाने की कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है। उसमें कुछ इश्यूज आ गए थे क्योंकि वहाँ का जो टेरेन है उस पर एक इन्वेस्टिगेशन होनी थी और ये फाइनल डिसीजन होना था कि इसको टेकअप करना है कि नहीं।
तो उस पर एक सहमति बन गई है, उसमें डीपीआर बनाई जा रही है, उसमें तकरीबन 300 मीटर की टनल एक बनाई जाएगी और 1.9 किलोमीटर के आसपास का सड़क बनेगा, बाईपास, जो मंदिर वाले पोर्शन से बाहर निकाल देगा आपको। तो एक वो है। दूसरा, एक कैंची धाम के पीछे से जो पहाड़ है उस पे से स्टेट से हमारे तरफ से सैंक्शन किया गया है, उसका फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र फाइनल स्टेज पे है, भारत सरकार लेवल से है। अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गए थे दिल्ली, तो वहाँ पे माननीय वन पर्यावरण मंत्री जी को रिक्वेस्ट किया, तो वो सहमत हैं उसको करने के लिए। वो जैसे होता है इमीडिएटली हम लोग उसको करना शुरू कर देंगे। तो वो रोड जो है सैनिटोरियम जो भवाली में, वहाँ से स्टार्ट हो रही है और नीचे जाकर राती घाट में मिलेगी। एक पुल और बनाना पड़ेगा नीचे राती घाट में, तो उस तरफ मिल जाएगी। तो ये पोर्शन जो है वो स्टेट बना रहा है, तो इसका भी डीपीआर फाइनल स्टेज पे है, फॉरेस्ट भी फाइनल स्टेज पे। जैसे ही फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलता है हम लोग इमीडिएटली डीपीआर हम सैंक्शन कर रहे हैं, इमीडिएटली काम चालू करेंगे। तो ये दोनों बाईपास हमको बनाने हैं विद टाइम, तो इस पे काम प्रक्रियाधीन है और मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी इसको पूरा करें। इधर हरिद्वार में नगर निगम जीवन खरीद घोटाले को लेकर अब कांग्रेस ने आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि जमीन खरीद में घोटाला तो हुआ और जांच BIAS अधिकारी को सौंपी गई, लेकिन केस की प्रोसीडिंग ऑफिस SDM को बनाया गया है, जो स्वयं मामले में संदिग्ध हैं। ऐसे कैसे जांच निष्पक्ष होगी, इसको लेकर आशंका उठ रही है। देखिए, लैंड फ्रॉड हुआ है ये कहा जा रहा है हरिद्वार के अंदर नगर निगम में। उसका जो है अधिकारी, जांच अधिकारी भी रणवीर सिंह जी को, एक सीनियर IAS ऑफिसर को बनाया गया है, लेकिन इसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके लिए एक SDM को ले लिया गया है, जो कि स्वयं इस पूरे मामले में कहीं किसी ना किसी रूप में इन्वॉल्व रहे हैं। चाहे वो फाइलों को इधर से उधर करने की बात हो, चाहे अनुमोदन करने की बात हो, चाहे हस्ताक्षर करने की बात हो। तो ये वही बात हो गई कि आपने बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए छोड़ दिया है। और ये जो है एक न्यूट्रल जांच नहीं होगी, एक पारदर्शी जांच नहीं होगी, एक थर्ड पार्टी जांच होनी चाहिए थी, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपस में ही जांच करके एक दूसरे को क्लीन चिट। इधर मसूरी कैमल बैक रोड दिलाराम स्टेट पर पिछले 40 से 50 वर्षों से रह रहे 14 परिवारों को प्रशासन व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद खाली करा दिया गया। बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देशों के बाद नायब तहसीलदार कमल राठौर के नेतृत्व में मसूरी पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और दिलाराम स्टेट में रह रहे 14 परिवारों के द्वारा दिलाराम स्टेट पर विभिन्न कमरों पर दिए गए कब्जों को खाली कराया गया। इस मौके पर दिलाराम स्टेट पर पिछले 40 से 50 सालों से रह रहे लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। उन्होंने कहा कि मसूरी दिलाराम स्टेट में वो पिछले काफी समय से रह रहे हैं अपने परिवारों के साथ। वहीं पूर्व में भी सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर उनको खाली कराने के लिए कार्रवाई की गई थी, जिसको लेकर उनके द्वारा जिला जज देहरादून की कोर्ट में केस दायर किया गया था। पिछले कई महीनों से लगातार सुनवाई चल रही है। 24 मई को भी सुनवाई थी, परंतु स्थानीय प्रशासन द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश का हवाला देते हुए बुधवार को उनके कमरों में रखे सामान को बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए छत तक नहीं, ऐसे में वो अपना सामान लेकर कहां जाएंगे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं दिलाराम स्टेट है और इसमें जो है 22 परिवार जो है यहाँ पर रह रहे थे काफ़ी लंबे समय से, और इसके जो वास्तविक स्वामी हैं उनके द्वारा कोर्ट में जो है अपील की गई थी खाली कराने को लेके, जो अवैध तरीके से यहाँ पे कई वर्षों से रह रहे थे। इसमें 22 परिवारों में से 8 परिवारों ने जो है स्टे ले लिया था हाईकोर्ट से। उनके अलावा 14 परिवार जो है अवैध रूप से रह रहे थे। तो माननीय न्यायालय के आदेश से जो है आज यहाँ पर इनको जो है खाली कराया जा रहा है 14 परिवार। सर, शत्रु संपत्ति को लेकर भी कोई जानकारी है कि? जी नहीं, ऐसी कोई मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं। में पुलिस बल है, जितना एक लीगली चाहिए होता है तो उतना है यहाँ पर सबको खाली करा लिया गया? हाँ, शांतिपूर्वक आप देख रहे हैं, पूरा शांतिपूर्वक, क्योंकि इनको पूर्व से पता था कि जो ये अवैध तरीके से गलत तरीके से रह रहे थे और बाकी काफ़ी लोग तो यहाँ रह भी नहीं रहे थे, उन्होंने किसी और को दे रखा था। तो कुछ ही परिवार थे, उनको मालूम था कि हमें एक न एक दिन जाना है। तो जब उनको 1 महीने पहले भी हम नोटिस दे के आगाह किया था कि आपको खाली करना है, तो उन्होंने पूर्व से ही अपने जो है जहाँ इनको जाना था, ठिकाने इनके हैं, वहाँ ये लोग मतलब इनकी तरफ से जो है तैयारी की गई थी। आज हम जब आए इनको पुनः एक बार बताया गया तो इनके द्वारा जो है स्वयं ही, आप स्वयं भी देख रहे होंगे, ये लोग खुद ही जो है अपना सामान बाहर निकाल रहे हैं और खाली कर रहे हैं। आज मसूरी के दिलाराम स्टेट में माननीय न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई और इस संपत्ति में 14 परिवार अवैध रूप से निवास कर रहे थे, जिन्हें जो है विधि पूर्वक पूर्व से नोटिस देके
और आज खाली कराया गया। अब पे टोटल ये 22 परिवार थे, जिसमें 8 परिवारों को जो है मान्य न्यायालय से स्टे है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो 14 परिवार थे उनको खाली कराया गया है। कितनी फोर्स लाई गई है? शांतिपूर्वक तरीके से हो गया? कोई विरोध किसी बात का? कोतवाल मसूरी के साथ में पर्याप्त मात्रा में महिला व पुलिस फोर्स थी और शांतिपूर्वक जो है खाली कराकर कब्जा वास्तविक मालिक को सौंप दिया गया है। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।